हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेम्पल आर्किटेक्चर की इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है नागर स्टाइल को। तो प्रीवियस क्लास में हम नागर स्टाइल को पूरी तरह से फिनिश कर चुके थे। देन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं द्रविड़ स्कूल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि जो मंदिर वास्तुकला होती है उसका द्रविड़ शैली। दोस्तों, ये टॉपिक किसी भी वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मंदिर के प्लेस, मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, किन शासकों के द्वारा उन मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्रविड़ स्कूल। सो देखिए, हम बात कर लेते हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये है हमारा द्रविड़ आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल। चलिए तो एक एक से हम इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मुख्य मंदिर है जिसको हम गर्भगृह भी कहते हैं। ये आपको मंडप दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर एक वाहन आपको दिख रहा होगा, और ये दिख रहा होगा गोपुरम। गोपुरम एक एंट्रेंस डोर होता है, एक प्रवेश द्वार होता है दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिरों में प्रवेश करने का। देन आपको वहां पे फिर वाहन दिखेगा, जो मंदिरों के जस्ट सामने होते हैं, यानी गर्भगृह के सामने। आप नागर शैली में देखोगे कि किसी भी मेन डाइटी का जो वाहन होगा वो गर्भगृह में ही उनके साथ होगा। लेकिन द्रविड़ स्कूल की खास विशेषता है कि यहाँ पर जो मेन डाइटी होते हैं, उनका जो वाहन होता है वो मंदिर के बाहर और सामने की ओर होता है। फिर आपको मंडप दिखेगा, मंडप हमारे नागर शैली में भी आपको देखने को मिलते हैं। और यह है मुख्य मंदिर, जहां पर अभी हम जो शिखर कह रहे थे, इस शिखर को अब यहाँ पे यानी कि द्रविड़ शैली में उसको हम कहते हैं विमान। क्लियर है? तो अब हम एक एक से यही सारी विशेषताओं पर फोकस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो द्रविड़ स्टाइल है दोस्तों, ये मेनली पॉपुलर इन साउथ इंडिया, यानी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो द्रविड़ शैली ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर है वो मेनली कहाँ पर पॉपुलर है, तो हम बताएंगे साउथ इंडिया में। अंडर दिस स्कूल टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन, इस शैली के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण आपको मुख्यतः कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, यानी इन राज्यों में आपको द्रविड़ शैली के ये मुख्य मंदिर देखने को मिलेंगे। अब जो इन क्षेत्रों में ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, कि जो मंदिर हैं वो मुख्यतः किस भगवान को समर्पित हैं। दूसरा, मंदिर को निर्माण कराने में किन शासकों का योगदान रहा है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग टू कंस्ट्रक्ट दीज टेम्पल्स। सो देखिए, अगर हम द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, इनमें अगर हम डायटी की बात करते हैं तो मेनली ये लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव को मुख्यतः डेडिकेट है। इसके साथ-साथ आपको लॉर्ड कृष्णा एंड विष्णु को भी कुछ मंदिर आपको डेडिकेट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप किंग के कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, यानी शासकों के योगदान के बारे में बात करते हो, तो दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर महेंद्र वर्मन, पुलिकेशन सेकंड, नरसिंह वर्मन और राजसिम्हा, ये मुख्य शासक हैं जो आपको पल्लव, चोल, अन्य डायनेस्टियों में मिल जाएंगे। सो ये वो मेन रूलर्स हैं जिन्होंने द्रविड़ आर्किटेक्चर को अपने एक डेवलप्ड फेज में लेके गए हैं। और ये मुख्य हम कह सकते हैं डाइटी हैं या देवता हैं जिनको ये मंदिर डेडिकेट है या समर्पित हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जो पल्लव साम्राज्य है, तो पल्लव साम्राज्य के दौरान हम कहते हैं कि द्रविड़ जो आर्किटेक्चर उसका उद्भव हुआ था, और ये अपने पीक पर यानी चरम पर पहुंची थी चोल साम्राज्य काल में, यानी कि ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द पल्लवा एम्पायर एंड रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि द्रविड़ शैली का उद्भव, ओरिजिन ऑफ द्रविड़ स्कूल, तो आप बताएंगे इन पल्लव एम्पायर यानी कि पल्लव साम्राज्य में। बट अपने पीक पर कब पहुंची, तो हम बताएंगे चोल साम्राज्य में। इसी क्रम में आप देखेंगे, जैसे इन मंदिरों का डेवलपमेंट फेज ये है कि 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी, 9th से 12th सेंचुरी, 12th से 14th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, मतलब 7 से 9वीं शताब्दी के बीच में आपको पल्लवों के द्वारा इनका डेवलपमेंट फेज देखने को मिलेगा। 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य चोल साम्राज्य के द्वारा, एवं 12 से 14 यानी कि 12 से 14वीं शताब्दी के मध्य पांड्य शासकों द्वारा, 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा, और 16 से 17वीं शताब्दी के बीच आपको नायक साम्राज्य के द्वारा इसका विकास देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इन मंदिरों के एक ये हम कह सकते हैं एक रफ आर्किटेक्चर है। हम कह सकते हैं कि जो मंदिर बनेगा उस मंदिर में कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी वो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये सबसे पहले आपको दिख रहा होगा शिखर, जिसको विमान कहते हैं साउथ इंडिया में। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा मुख्य मंदिर, इसको हम गर्भगृह कहते हैं, सैंक्टम कहते हैं। उसके बाद गर्भगृह के सामने जो आपको ये स्थान दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अंतराल। उसके बाद आपको ये चार अलग से बॉक्स, यानी कि ये क्या है, उप मंदिर या सब टेम्पल है, सब्सिडरी सीन है। जो मुख्य डाइटी होंगे उनके साथ में जो चार सहायक मंदिर होंगे जिसको हम अपने यहाँ पंचायतन स्टाइल कहते हैं वो है। यहाँ पर एंट्रेंस डोर है, इसको हम गोपुरम कहते हैं। यहाँ ये सभा कक्ष यानी कि असेंबली हॉल, जिसको हम नागर शैली में मंडप कहते हैं। और ये एक वाटर टैंक यानी कि जलाशय है। तो ये कुछ विशेषता हैं जो द्रविड़ शैली के मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सबसे पहले मुख्य विशेषताओं में
जो भी हमने डायग्राम में देखा है, जैसे एक कंपाउंड वॉल होगी सबसे पहले तो, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो पूरा टेम्पल है ये कंपाउंड वॉल के भीतर है, जो कि नागर शैली में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे नागर शैली में आप देखेंगे दो चीजें, एक आपको वाटर टैंक देखने को नहीं मिलेंगे और ये जो चारों ओर का बाउंड्री वॉल है ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये द्रविड़ शैली की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो नागर शैली से अलग करती हैं इसे। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड वॉल के बारे में। द टेम्पल वर सराउंडेड विद वॉल, यानी कि जो मंदिर है वो दीवार से घिरे होते हैं यहाँ के। मेनी टेम्पल सीन इनसाइड ऑफ द वॉल, मतलब जो अधिकांश मंदिर है वो इस दीवार के भीतर ही होते हैं, जिसको हम मंदिर परिसर या टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सेकंड हमने देखा था गोपुरम। गोपुरम क्या है दोस्तों? तो मेन गेट इज कॉल्ड गोपुरम, जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसको हम गोपुरम कहते हैं। ठीक है। दूसरा अगला है विमान। विमान क्या होता है? तो विमान, मेन शिखर इज कॉल्ड विमान, जो मुख्य शिखर होता है उसको विमान कहा जाता है साउथ इंडिया में। एंड इट्स स्टेप्ड पिरामिड, यानी कि सीढ़ीदार पिरामिड नुमा होता है। सीढ़ीदार पिरामिड का मतलब आप डायग्राम में देखेंगे, देखिए आप देखेंगे ये स्टेयर फॉर्म में है, यानी कि सीढ़ीदार पिरामिड के रूप में है। यहाँ कुछ स्टेयर्स टाइप में है और ये पिरामिड के शेप में ऊपर जा रहा है। तो बस यही इसकी मुख्य विशेषता है कि जो विमान होगा वो मंदिर एक टावर को विमान कहते हैं और ये सीढ़ीदार पिरामिड रूप में होता है। नेक्स्ट अगली विशेषता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ आपको द्वारपाल देखने को मिल जाएंगे, यानी द्वारपाल की अवधारणा देखने को मिलेगी। जैसे द्वारपाल वर यूज्ड एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वारों पर जो है द्वारपालों का प्रयोग किया जाता था। एंड दे आर फायरसी या एंग्री, मतलब ये उग्र और क्रोधित दिखाए गए हैं। ठीक। वहीं अगर आप देखोगे नागर शैली में तो आपको देवी की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जो गर्भगृह के सामने। दूसरा यूज ऑफ वाटर टैंक, जलाशयों का प्रयोग किया गया जो कि नागर शैली में नहीं है। इनसाइड द वॉल अ टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड, दीवार के भीतर एक मंदिर या तालाब का निर्माण कराया जाता था, मंदिर तालाब का निर्माण। एंड फॉर होली बाथ नॉट फॉर डेकोरेशन, मतलब ये पवित्र स्नान हेतु होता था, ना कि कोई सजावट के लिए। और अंत में आप देखेंगे गर्भगृह। इन सम टेम्पल अ स्मॉल शिखर, यानी कि विमान कंस्ट्रक्टेड अबव गर्भगृह, कुछ मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर छोटा सा शिखर भी बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। इसके अलावा और अन्य विशेषताओं में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को मिलेगा, रथ मंडप आपको देखने को मिलेंगे और साथ में नंदी मंडप भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बस अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में वास्तुकला का विकास, और वो विकास होता है 7th to 9th, जो भी हमने देखा पल्लव, 9th to 12th चोल, 12th to 14th पांड्य, एंड 14th to 16th विजयनगर, एंड 16th to 17th नायक। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पल्लवों के बारे में। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं पल्लव वास्तुकला के बारे में। दोस्तों जो पल्लव वास्तुकला है, विगन विद केव टेम्पल्स, यानी कि जो पल्लवों का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो एक गुफा मंदिरों से इनकी शुरुआत होती है, और ये आगे जैसे जैसे डेवलप्ड होते हैं तो एकाश्म रथों तक और संरचनात्मक मंदिरों तक ये समाप्त होती है फिर, यानी प्रोग्रेस्ड टू मोनोलिथिक चैरियट्स एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल, मतलब कि गुफा मंदिरों से ये शुरुआत हुई थी और अपने पीक पर पहुंचते पहुंचते स्ट्रक्चरल टेम्पल तक पहुंचती है। इसमें कुल आपको 4 चरण देखने को मिलेंगे, 4 फेज देखने को या 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। आइए ये 4 चरण समझ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में अगर आप बात करेंगे तो किंग रहे हैं पल्लव में महेंद्र वर्मन, और इन्होंने जो मंदिर बनवाए हैं वो थे रॉक कट केव टेम्पल, यानी कि रॉक कट गुफा मंदिर। सेकंड स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है उसमें नरसिंह वर्मन किंग होते हैं, इनके शासन काल में मंदिरों का निर्माण होता है और इन मंदिरों को रथ मंदिर कहा जाता है। थर्ड स्टेज में आप देखेंगे राजसिम्हा जो शासक रहे हैं, इनके समय में मंदिर बने हैं पहली बार संरचनात्मक स्ट्रक्चरल। जब संरचनात्मक मंदिर वर्ड आता है तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें वो सारी ही बातें होंगी जो एक डेवलप्ड मंदिर में होती हैं। वाटर टैंक होगा, गोपुरम होगा, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, है ना, असेंबली हॉल होंगे और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होगी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल। एंड फोर्थ स्टेज में आप देखोगे उत्तर पल्लव शासक, यानी जो पोस्ट पल्लव रूलर्स आएंगे उनके द्वारा भी संरचनात्मक मंदिर को ही आगे बढ़ाया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महेंद्र वर्मन समूह के बारे में। हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन समूह के बारे में। तो बिल्ड बाय किंग महेंद्र वर्मन, इन मंदिरों का निर्माण राजा महेंद्र वर्मन द्वारा कराया गया था 600 से 630 सी, यानी कि ईसा के आसपास। मेनली रॉक कट केव टेम्पल्स वर बिल्ड, यानी मुख्यतः रॉक कट गुफा मंदिर बनवाए गए। एंड टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर कॉल्ड मंडप, मतलब इस समय के जो मंदिर होते थे उनको मंडप कहा जाता था। वाइल द नागर स्टाइल मंडप सिंपली मीन असेंबली हॉल, जबकि हमने पढ़ा है कि जो नागर शैली है उसमें मंडप को सामान्यतः हम सभा कक्ष कहते थे, जबकि दक्षिण भारत में जो महेंद्र समूह है इसमें मंडपों का मंदिर मतलब ही मंदिर होता है। एग्जाम्पल है इसके मंडकपट्टू का गुफा मंदिर, है ना, मंडकपट्टू केव टेम्पल। जो ये मंडकपट्टू का गुफा मंदिर है ये ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित त्रिमूर्ति मंदिर है, मतलब हम कह सकते हैं दिस इज त्रिमूर्ति टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। और इसकी जो स्क्रिप्ट है, ग्रंथ लिपि है, वो है दोस्तों संस्कृत, मतलब जो केव टेम्पल बने इन पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो किस भाषा में है, वो संस्कृत की लैंग्वेज में है। क्लियर है। इसके अलावा महेंद्र समूह के जो अन्य मंदिर हैं उनमें मुख्य हैं महिषासुर मर्दिनी टेम्पल जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कृष्ण गुफा मंदिर या कृष्ण मंदिर, ये भी महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। इसके अलावा कोटिकल केव टेम्पल यानी कोटिकल गुफा मंदिर, ये केरल में स्थित है। और अतिरण चंड गुफा मंदिर, अतिरण चंड केव टेम्पल, ये मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। सो ये सारे टेम्पल किसके एग्जाम्पल हैं? ये पल्लव में महेंद्र वर्मन का जब शासन था उस समय रॉक कट जो केव टेम्पल बनवाए गए थे, ये सभी उनके एग्जाम्पल हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो ये पल्लव वास्तुकला में हमने पहला स्टेज देखा जिसमें हमने बात की महेंद्र वर्मन समूह के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं दूसरा चरण जिसमें हम नरसिंहवर्मन की बात करेंगे। अब हमारे सामने है नरसिंहवर्मन ग्रुप, जो 630 से 690 ईसी यानी कि कॉमन एरा सीई तक चला। इसमें क्या हुआ कि जो रॉक कट टेम्पल थे उनको डेकोरेशन किया गया, यानी कि चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों को आकर्षक उत्कृष्ट मूर्तियों द्वारा सजाया गया। इन महाबलीपुरम तमिलनाडु, यानी कि ये सारे मंदिर आपको तमिलनाडु के महाबलीपुरम में देखने को मिलेंगे। एंड मंडपास वर नाउ डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथास। अब जो मंडप थे दोस्तों, इन मंडपों को अलग अलग रथों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बार बार यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं मंडप, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो सबसे पहले जो टेम्पल सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका पहला लेक्चर देखिए, आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी कि जब मैं मंडप बोल रहा हूँ, जब मैं सभा भवन बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होगा। तो उसके लिए आपको शुरू से ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाकर आप देखेंगे, इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर आप वहां से स्टार्ट करिए पहले, तब ये चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे। चलिए, तो मंडपों को अलग अलग रथों में विभाजित कर दिया गया। अब इन रथों को बेसिकली पंच पांडव रथ या पंच रथ या रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं पंच पांडव रथ या पंच रथ या रथ टेम्पल के बारे में। इनमें सबसे पहला जो रथ है, पंच पांडव का मतलब समझ लो आप, 5 पांडव जो हैं उन्हीं के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए उन्हीं को हम पंच पांडव या पंचरथ कहते हैं। जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्रौपदी रथ टेम्पल के बारे में। दोस्तों, द्रौपदी रथ टेम्पल सबसे छोटा रथ टेम्पल है सारे रथ मंदिरों में, और ये डेडिकेटेड है माँ दुर्गा को, यानी दुर्गा जी को समर्पित है ये। इट डिपिक्ट्स दुर्गा इन अ स्टैंडिंग पोस्चर विद 4 आर्म्स। मतलब इसमें क्या किया गया है, जो दुर्गा है उनको खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। एंड वर्शिप्ड बाय 2 मेल डिवोटीज। तो कह रहे हैं 2 पुरुष भक्तों द्वारा पूजनीय 4 भुजाओं वाली खड़ी मुद्रा में दुर्गा की मूर्ति इसमें जो है मंदिर में स्थापित है, जिसको हम द्रौपदी रथ टेम्पल कह रहे हैं। साथ में इट इज शेप्ड लाइक अ साउथ इंडियन हट। मतलब इसका जो आकार है वो दक्षिण भारतीय झोपड़ी होती है उस टाइप में इसका आकार है। आपको साथ में जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उन मंदिरों के जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे अभी मैं द्रौपदी रथ की बात कर रहा हूँ तो आपको साइड में द्रौपदी रथ का जो है डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो ये दक्षिण भारतीय झोपड़ी के आकार तथा देवी दुर्गा के वाहन शेर इसके सम्मुख स्थित है। मतलब इट इज शेप्ड लाइक अ साउथ इंडियन हट एंड द लॉयन व्हीकल ऑफ द गॉडेस दुर्गा इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जस्ट मंदिर के सामने ही आपको जो इनका वाहन है शेर, उसकी मूर्ति है जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट है अर्जुन रथ। ये बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। अगला है भीम रथ। दोस्तों, भीम रथ जो है वो डेडिकेटेड है विष्णु इन रिपोज, यानी विश्राम अवस्था में जो विष्णु की मूर्ति है उसको समर्पित है। और ये एक बौद्ध चैत्य की तरह है। बौद्ध चैत्य मतलब जहां पर बुद्ध भगवान निवास करते थे, आराम करते थे, उसको हम चैत्य कहते हैं। एंड अगला मंदिर है नकुल सहदेव मंदिर। अब नकुल सहदेव दोनों का कंबाइंड एक ही टेम्पल है। तो 5 पांडवों में नकुल सहदेव का एक हो गया, तो द्रौपदी जो अलग से है, इसको मिला के टोटल 5 टेम्पल हो जाएंगे। ये इंद्र को समर्पित है, डेडिकेटेड टू इंद्र। एंड देयर इज एन एलिफेंट स्टैचू, यानी इस मंदिर के जस्ट सामने हाथी की मूर्ति स्थापित की गई है। और हम बात कर लेते हैं 5वां और अंतिम रथ मंदिर, जिसको हम बोलते हैं धर्मराज रथ टेम्पल। ये बेसिकली हरिहर यानी विष्णु शिव और अर्धनारीश्वर यानी शिव पार्वती संयुक्त को समर्पित है, डेडिकेटेड टू हरिहर विष्णु शिव एंड अर्धनारीश्वर शिव पार्वती कंबाइंड। और यह सबसे बड़ा रथ मंदिर है। दिस इज लार्जेस्ट रथ टेम्पल। सो आपने 5 रथ देखे, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव और धर्मराज। इनमें सबसे छोटा है द्रौपदी, सबसे बड़ा है धर्मराज। द्रौपदी जो है वो दुर्गा को समर्पित है, जबकि धर्मराज हरिहर यानी कि विष्णु और शिव को समर्पित है। वहीं अर्जुन है वो भगवान शिव को समर्पित है, भीमरथ विष्णु को समर्पित है और नकुल सहदेव इंद्र को समर्पित है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये था हमारा सेकंड ग्रुप जिसको हमने बात की है नरसिंह समूह के बारे में। अब थर्ड है राजसिम्हा या राजसिंह समूह। आइए बात करते हैं हम राजसिंह समूह के बारे में। देखिए, अब पहली बार जो रॉक कट गुफा मंदिर थे उनके स्थान पर संरचनात्मक मंदिर बनवाए गए, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर है अब मंदिरों का। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल वर बिल्ट इन प्लेस ऑफ रॉक कट केव्स टेम्पल। जैसे अब जो मैं आपको यहाँ पे मंदिर के एग्जाम्पल के रूप में नाम बोलूंगा, उन्हीं सभी मंदिरों की इमेज आपको साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जैसे सबसे पहले महाबलीपुरम का तट या सूर मंदिर जो तमिलनाडु में, सूर टेम्पल एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो ये राजसिम्हा समूह द्वारा बनवाया गया, यानी राजसिम्हा के समय में बनवाया गया एक पल्लवकालीन मंदिर है। अगला है कैलाशनाथ टेम्पल एंड कांचीपुरम तमिलनाडु। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला नरपति सिम्हा पल्लव विष्णु टेम्पल। इसके अलावा राजसिम्हा पल्लेश्वर मंदिर, ये पश्चिम मुखी शिव टेम्पल है। तो ये राजसिम्हा समूह के मंदिरों के उदाहरण हैं। सभी के सभी मंदिर तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ये हुआ हमारा थर्ड स्टेज। और अब हम अंतिम और पल्लवों के चौथे स्टेज की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पल्लव शासक। बेसिकली इस समय जो मंदिर हैं वो नंदी वर्मन के समूह के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें जितने भी अभी हमने समूह देखे हैं उनमें स्मॉलर देन अदर ग्रुप्स सभी समूह में सबसे छोटे मंदिर इसी समय में बने हैं, जैसे बैकुंठा पेरुमल टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा पल्लव कालीन जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनके बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चोल आर्किटेक्चर के बारे में, फिर उसी में हम बात करेंगे पांड्य, विजयनगर और नायक स्ट्रक्चर स्टाइल के बारे में। इस प्रकार से हम देखेंगे पूरा हमारा द्रविड़ स्टाइल। फिर आगे के लेक्चरों में हम बात करेंगे बेसर शैली, अहोम शैली, होयसर शैली, पाल और सेन शैली,
तो ये कुछ जो अदर छोटी-छोटी शैलियाँ हैं, तो आगे आने वाले 2 लेक्चरों में हम ये पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर वन डे एग्ज़ाम की दृष्टि से फिनिश कर चुके होंगे। और वन डे एग्ज़ाम नहीं, आप सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन देखोगे तो बड़ी ही आसानी से अब आप पर ये सॉल्व हो जाएँगे क्वेश्चन इन लेक्चर सीरीज़ को कवर करने के बाद। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।